हिंदी में पीडीएफ नहीं मिली क्या? गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, कि भाई एनपीएन है या फिर पीएनपी है। इसमें कैसे अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो भी ट्रांजिस्टर होता है उसमें क्या होते हैं, हमारे तीन रीजन होते हैं। जैसे इमिटर होता है, बेस होता है और कलेक्टर होता है, ये सबको पता है। जो इमिटर होता है उसकी डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में कलेक्टर की होती है, उसके बाद में बेस की होती है। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि जो एरिया वाइज होता है वो सबसे बड़ा एरिया कलेक्टर को होता है, क्योंकि वो क्या करता है, होल या इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है, एकत्रित करता है वो। उसके बाद में जो एमिटर होता है उसका होता है, जो बेस होता है उसका सबसे कम एरिया होता है, क्योंकि जैसे ये इसका ये जो कलेक्टर जो करंट होता है प्लस जो बेस करंट होता है वो इमिटर करंट के बराबर होता है। इमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट होता है। तो जैसे यदि हम इसका एरिया यदि बड़ा रख लेंगे या फिर बेस का यदि डोपिंग ज़्यादा कर लेंगे तो क्या होता है, जो कलेक्टर करंट होता है वो हमारा कम हो जाता है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसकी जो एरिया होता है उसकी डोपिंग को हम कम करते हैं, ताकि हमारी रिकॉम्बिनेशन कम से कम हो और जितने होल या इलेक्ट्रॉन जो एमिटर होता है वो दे रहा है उतने के सारे होल और इलेक्ट्रॉन हमारे कलेक्टर में पहुंच सके। इसलिए हम बेस क्या करते हैं, थिन रखते हैं, पतला रखते हैं, और उसकी जो डोपिंग होती है उसको हम कम रखते हैं। इसके बाद में आता है कि ऐसे हम कभी भी नहीं बनाते। जब भी हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो उसको हम सिंबल से बनाते हैं। उस ट्रांजिस्टर का सिंबल हमारा ये होता है। ट्रांजिस्टर दो ही होते हैं, एक पीएनपी होता है, एक हमारा एनपीएन होता है। जो अब ये ट्रांजिस्टर हमारा कौन सा है हम ये पता लगाते हैं। जो करंट शो करता है, ये करंट हमारा क्या होता है, इमीटर करंट को शो करता है। इमीटर करंट को शो क्यों करते हैं, क्योंकि जो टोटल करंट होता है हम उसको शो कर रहे हैं। टोटल करंट इमीटर होता है, क्योंकि इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट होता है। जो इमीटर करंट में को हमने शो कर दिया है। जो भी करंट होता है ये सबको पता है, करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है। इसका मतलब हम देखें तो पॉजिटिव से नेगेटिव की, तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या करता है, करंट फ्लो करता है। इसका मतलब है कि जो P होगा वहाँ से हमारा करंट फ्लो करेगा N की साइड, जो P पॉजिटिव N फॉर नेगेटिव। ठीक है। P से N की तरफ होगा। तो बेस क्या हो गया हमारा, P हो गया, इमीटर क्या हो गया, N हो गया। तो ट्रांजिस्टर क्या बनेगा हमारा, NP और N। जैसे ये एरो यदि हमारा ऐसे अंदर की साइड होता, बेस की तरफ ऐसे शो कर रहा होता, तो क्या होता कि बेस करंट कहाँ से आ रहा है, इमीटर से बेस की तरफ आ रहा, तो इमीटर क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव हो गया, पी हो गया, ये हमारा एन हो गया। तो पी एन और पी ट्रांजिस्टर बन जाता है। इस तरीके से हम पी एन पी और एन पी एन ट्रांजिस्टर में डिफ्रेंशिएट करेंगे, उनमें अंतर करेंगे। उसके बाद में बात आती है कि हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब कोई भी हम इनपुट देते हैं और आउटपुट देते हैं, मतलब इनपुट क्या हमने इनपुट दिया और क्या हमें आउटपुट मिल रहा है, इसको हम मेजर करने के लिए क्या होता है कि जब भी हम इनपुट देते हैं तो उसके लिए भी हमें दो टर्मिनल चाहिए, और आउटपुट मेजर करने के लिए भी हमें दो टर्मिनल चाहिए। लेकिन ये सबको पता है कि ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होते हैं, केवल तीन ही टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर, केवल तीन टर्मिनल्स हैं, और हमें टर्मिनल चाहिए चार। तो क्या करते हैं कि एक टर्मिनल को हम कॉमन कर देते हैं। इसका मतलब है कि एक टर्मिनल को हम इनपुट में भी काउंट कर लेंगे और हम आउटपुट में भी काउंट करेंगे। अब कौन से कलेक्टर को हमने ऐसा कौन से टर्मिनल को हमने ऐसा किया है, मतलब जिसको हम इनपुट एज ए इनपुट भी वर्क करवा रहे हैं और एज ए आउटपुट भी। तो जैसे हमने यदि इमीटर को हम कॉमन कर लेते हैं तो हम कॉमन इमीटर बोलते हैं, बेस को कर लेते हैं तो हम कॉमन बेस बोलते हैं, कलेक्टर को ले रहे हैं तो हम कॉमन कलेक्टर बोलते हैं। कॉमन इमीटर और कॉमन बेस हम पहले पढ़ चुके हैं। आज है हमारा कॉमन कलेक्टर है। कॉमन कलेक्टर है तो इसमें क्या है कि जो हम इनपुट दे रहे हैं तो इनपुट यहाँ हम दे रहे हैं और आउटपुट हम इस रेजिस्टेंस को यहाँ कनेक्ट न करके हम यहाँ कनेक्ट करेंगे, बैटरी पॉजिटिव से लेके इधर सी तक। ठीक है। ये थोड़ा सा रॉन्ग है। अब जो इनपुट हम देंगे तो इनपुट हम बेस और कलेक्टर पे देंगे, आउटपुट हम देंगे देखेंगे तो हम इमीटर और कलेक्टर में देखेंगे। तो क्या हो गया, जो कलेक्टर आ रहा है वो हमारा कॉमन आ रहा है, वो एज ए इनपुट टर्मिनल भी काम कर रहा है और एज ए आउटपुट टर्मिनल भी काम कर रहा है।
बेस केवल इनपुट टर्मिनल की तरह काम कर रहा है और इमीटर केवल आउटपुट की तरह। इस तरीके से जो कलेक्टर है वो हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों टर्मिनल की तरह काम कर रहा है, इसलिए हम इसको कॉमन कलेक्टर बोल रहे होते हैं। अब बात आती है कि जो हमारा, जैसे ये हमारा ट्रांजिस्टर है एनपी और एन। ट्रांजिस्टर होता है वो दो डायोड के कॉम्बिनेशन से मिलके बना होता है। इसमें हमारे क्या होते हैं, एनपी और पीएन, दो ट्रांजिस्टर हो गए। एन और पी जहाँ मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। ये बेस है, ये इमीटर है, ये क्या हो गया, हमारा जंक्शन हो गया है। ये जो जंक्शन होता है जिसको हम इमीटर बेस जंक्शन भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में हम इसको इमीटर जंक्शन बोलते हैं। दूसरा हमारा बेस और कलेक्टर के बीच का होता है तो हम इसको कलेक्टर जंक्शन बोलते हैं। इसका मतलब दो जंक्शन हो गए हमारे, एक कलेक्टर जंक्शन हो गया है और एक क्या हो गया है, हमारा इमीटर जंक्शन हो गया है। जो हमारा इमीटर जंक्शन आता है उसको हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड बैस में रखते हैं, और जो कलेक्टर होता है उसको हम रिवर्स बैस में रखते हैं। अब बात आती है कि हम इसको ऐसा कब रखते हैं, जब हमें कोई भी जो ट्रांजिस्टर है उसको हम एज ए एम्पलीफायर काम में ले रहे होते हैं, तब क्या होता है, जो जंक्शन जेई होता है उसको हम फॉरवर्ड बैस में रखते हैं और जंक्शन जेसी होता है वो रिवर्स बैस में रखते हैं। रिवर्स बायस का मतलब क्या हो जाता है कि हम एन को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं, पी को नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं, उसको हम रिवर्स बायस बोलते हैं। और जो फॉरवर्ड बायस होता है उसके अंदर हम पी फॉर पॉजिटिव एन फॉर नेगेटिव, मतलब फॉरवर्ड बायस को ऐसे याद रखो कि पी को हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, एन को नेगेटिव से, वो फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस है इसका मतलब उसका रिवर्स हो रहा है, मतलब कि उसका उल्टा हो रहा है, उसका विपरीत हो रहा है, वो रिवर्स बायस हो जाता है। तो हम यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करते हैं बेस और कलेक्टर के बीच का। इसके अंदर दूसरा एक कॉन्फ़िगरेशन कनेक्ट करके वहाँ मैं बताऊँगी कि कैसे हम इसको जंक्शन जेसी और जेई को हम फॉरवर्ड और रिवर्स बायस करते हैं। अब जो बेस और कलेक्टर है उसके बीच में हमने बैटरी लगा दी, वीबीसी लगा दी। ये हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो है वीबीसी, जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमारा वीईसी है। ठीक है, जो आउटपुट जो हमारा करंट है वो आई है, और जो इनपुट करंट है वो क्या हमारा आई बी है। अब जो ये कॉमन कलेक्टर जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको क्या बोलते हैं हम, सॉरी, इसको हम इमीटर फॉलोअर भी बोलते हैं। इमीटर फॉलोअर का मतलब क्या है कि जो इसकी करेक्टरिस्टिक होती हैं कॉमन एमिटर की और जो कॉमन कलेक्टर होता है, इसकी जो आउटपुट जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारी सेम है, इसलिए हम इसको एमिटर फॉलोअर बोलते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं हम कि जो आउटपुट जो वोल्टेज आता है वो क्या होता है कि जो इनपुट जो वोल्टेज है उसको ही फॉलो कर रहा है, इसलिए हम इसको इमीटर फॉलोअर कहते हैं। क्योंकि आउटपुट क्या हमारा इमीटर है और इनपुट क्या हमारा बेस है, तो बेस को क्या कर रहा है, इमीटर फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको हम इमीटर फॉलोअर बोल रहे हैं। वोल्टेज फॉलोअर, वोल्टेज फॉलोअर बोल दो, या फिर हम इसको वोल्टेज बफर भी बोल सकते हैं। वोल्टेज बफर का मतलब है, बफर का मतलब होता है कि जैसा हम इनपुट देते हैं वैसा वैसा हमें आउटपुट प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि हमने जैसे इनपुट 10 दिया है तो हमारा आउटपुट भी क्या आ रहा है, हमारा 10 वोल्टेज ही आ रहा है, तो ये क्या हो गया, वोल्टेज को फॉलो कर रहा है। वोल्टेज फॉलोअर बोल दो चाहे इसको वोल्टेज बफर बोल दो। बफर का मतलब ये होता है, करंट बफर बोलोगे इसका मतलब है कि जितना करंट दिया था उतना को उतना करंट मिल रहा है। लेकिन ये क्या हमारा वोल्टेज बफर है, क्योंकि इसके अंदर जो वोल्टेज गेन होता है वो हमारा क्या होता है, लेस देन 1 या नियरली इक्वल टू 1 होता है। क्योंकि इसमें जो जितना हमने वोल्टेज दिया है उतना ही हमें वोल्टेज प्राप्त होता है, इसका वोल्टेज गेन होता है वो हमारा कम होता है। दूसरा ये क्या है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर तो है, जो हम इसको एम्पलीफायर की तरफ वर्क करवाएंगे, और सीसी कॉमन कलेक्टर को हमने लिख दिया है, तो ये सीसी कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्या करते हैं कि इसके अंदर बेस इनपुट जो करंट है वो हमारा आई बी है, आउटपुट करंट आई है, ये हमने देख लिया। अब इसकी जो ट्रांजिस्टर है इसके बिहेवियर को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी इनपुट करेक्टरिस्टिक और इसकी आउटपुट करेक्टरिस्टिक देखते हैं। जो कॉमन जो कलेक्टर होता है उसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो हमारा क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये तो हमारे एच पैरामीटर है नहीं तो वहाँ से हम क्या करते हैं, इसको डिराइव करते हैं। और इसको जो आउटपुट जो इम्पीडेंस होता है, मतलब जो इसका आउटपुट रेजिस्टेंस है वो कितना है, हमारा लो होता है। इसका जो करंट गेन होता है वो कम है या फिर हमारा नियरली इक्वल टू 1 होता है। इसका सॉरी जो वोल्टेज गेन होता है वो हमारा कम है, क्योंकि इसका लेस देन 1 और नियरली इक्वल टू 1 होता है।
इसका जो करंट गेन होता है वो हमारा हाई होता है। जो पावर गेन है वो हमारा मीडियम है। इसका पावर गेन क्या हमारा मीडियम है। अब हम इसके कर देखते हैं, इनपुट करेक्टरिस्टिक देखते हैं। इनपुट करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? इनपुट करेक्टरिस्टिक जो हमारा इनपुट वोल्टेज होता है, जो हमारा इनपुट करंट होता है, उसके बीच का जो रिलेशन होता है वो हम देखते हैं। मतलब उसके बीच जैसे जैसे हम इनपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारा इनपुट जो करंट होता है उसका बिहेवियर क्या है, इनपुट करंट हमारा कम होता है या ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके हम ग्राफ को हम देखते हैं। इस टाइम क्या करते हैं हम, जो आउटपुट जो वोल्टेज होता है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। इनपुट करेक्टरिस्टिक में इनपुट जो वोल्टेज होता है और इनपुट जो करंट होता है उसके बीच का रिलेशन देखते हैं। जब हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या हो, आउटपुट वोल्टेज वीसी क्या हमारा कांस्टेंट है, तब हम क्या करते हैं, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच का ग्राफ देखते हैं। अब क्या है कि जैसे हमने इनपुट करंट ले लिया है, IB है, इनपुट जो वोल्टेज है वो कितना हमारा VBC है। VBC को हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो हमारा IB बढ़ता है या कम होता है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। आउटपुट जो वोल्टेज है वो हमारा कितना है, VEC है। VEC को हम कॉन्स्टेंट ले लेते हैं। इसका मतलब है कि कॉन्स्टेंट का मतलब है कि कोई भी वोल्टेज ले लो आप लोग, चाहे 1 वोल्ट लो, 2 वोल्ट लो, 3 वोल्ट लो, 5 वोल्ट लो, मतलब एट ए टाइम हमें एक ही वोल्टेज को देखना है और उस पर हम बिहेवियर को देखेंगे। VBC को बढ़ाएंगे और IB को हम देखेंगे। अब क्या करते हैं, जो VEB होता है, V जो वोल्टेज जैसे VEC है, ये वोल्टेज VEC को हम क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज VE माइनस VC, मतलब इमीटर जो टर्मिनल है उसका वोल्टेज माइनस कलेक्टर जो टर्मिनल है उसका वोल्टेज। तो इस तरीके से हमने VEB ये लिखा है। VEB इक्वल टू क्या होता है, VEC माइनस VBC होता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, VEB हम देखेंगे कि VEB पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। जैसे VEC क्या कर लिया हमने, सबसे पहले हम 3 वोल्टेज पे देखते हैं। 3 वोल्ट ले लिया हमने, ये हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया है। अब VBC को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे हम VBC को बढ़ाएंगे तो ये तो फिक्स है, ये माइनस हो रहा है, इसका मतलब VEB का मान क्या होगा, हमारा कम होगा। तो हम क्या करते हैं, PN जंक्शन में E और B के बीच में, एमीटर और बेस के बीच में हम देखेंगे तो वहाँ क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा VEB का मान कम होता है, इसका मतलब जो होल और इलेक्ट्रॉन, जब डायोड में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हमारा वोल्टेज कम हो गया, इसका मतलब जो होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव क्या होते हैं, कम कर रहे हैं। मूव कम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहे हैं, बेस के अंदर हमारी जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन और होल का, वो भी हमारा कम हो गया। इलेक्ट्रॉन और होल का जो रिकॉम्बिनेशन है उसकी कम होने की वजह से हमारा IB करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसकी वजह से जैसे जैसे हम VBC का मान बढ़ाते हैं, हमारा क्या होता है, IB का मान कम होता जाता है। क्योंकि जो IB जो करंट होता है वो जितना हमारा रिकॉम्बिनेशन होता है उतना ही हमारा करंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। VEB का मान बढ़ गया है, इसका मतलब है कि जो होल और इलेक्ट्रॉन है उनका रिकॉम्बिनेशन कम हो गया है, तो IB हमारा कम हो गया। इस तरीके से ये हमें ग्राफ प्राप्त होता है। VBC हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे। इसके बाद का बात आती है कि जो VEC का मान यदि हम बढ़ाते हैं तो जो ग्राफ होता है वो हमारा किस साइड शिफ्ट होता है, राइट साइड या फिर हमारा लेफ्ट साइड होता है। तो आप क्या करते हैं कि जैसे हमने कोई भी एक वोल्टेज ले लिया, करंट ले रहे हैं हम, 80 वोल्टेज करंट ले रहे हैं, तो हमने यदि ये 5 वोल्टेज है तो उसके लिए हमें क्या होगा, वोल्टेज हमें ज़्यादा चाहिए होगा VBC का, क्योंकि ये VEB का मान हमें 1 प्राप्त होना चाहिए। ये 3 वोल्टेज है, यहाँ पे जैसे भी हम कोई भी वोल्टेज माइनस कर दो, जैसे 2 वोल्टेज माइनस कर दो VBC का मान, तो हमें 1 वोल्टेज प्राप्त हुआ। जैसे VEB का मान 1 के लिए, इसके लिए तो 3 वोल्टेज वाले के लिए तो हमें VBC का मान 2 चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, हमें 4 चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है कि ये ग्राफ हमारा क्या हो जाता है, हमारा राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। तो और फिर जैसे जैसे हमारा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारा IB तो क्या होगा, कम ही होगा। इस तरीके से हमें इनपुट करेक्टरिस्टिक मिलती है। उसके बाद में आता है हमारा आउटपुट करेक्टरिस्टिक। जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक है, इसका मतलब है कि जो हमारा आउटपुट करंट क्या है, हमारा IE है। IE करंट हमारा आउटपुट है और आउटपुट जो वोल्टेज है वो हमारा क्या है, VEC है। ये हमारा आउटपुट
वोल्टेज हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम जो इनपुट जो करंट होता है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हमने आउटपुट वोल्टेज जो कांस्टेंट रखा था, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा इनपुट जो करंट है उसको हम कांस्टेंट रख रहे हैं। इनपुट जो करंट है वो हमारा क्या है, आई बी है। जो आई बी करंट है ये हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या है, हमारा आई ई इज इक्वल टू कितना होता है, आई बी प्लस आई सी होता है। आई बी हमारा क्या होता है, माइक्रो एम्पियर में होते हैं, और आई ई और आई सी हमारे मिली एम्पियर में होते हैं। तो आई ई का मान नियरली इक्वल टू आई सी की होता है, क्योंकि आई बी हमारा बहुत कम होता है। तो यहाँ पे आई सी आ गया। जब आई सी और वी सी ई के बीच में हमने ग्राफ कब देखा था, जब हमारा कॉमन इमीटर था, क्योंकि कॉमन इमीटर के अंदर आउटपुट करंट क्या होता है, हमारा आई सी होता है, और वोल्टेज क्या होता है, वी सी होता है। तो इस तरीके से ये, और इनपुट जो करंट होता है वो हमारा आई बी होता है। इस तरीके से इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम है जैसे कि हमारी क्या थी, कॉमन इमीटर की थी। तो इसके अंदर यदि हम सबसे पहले क्या करते हैं, आई बी का मान 0 करते हैं। इसके अंदर यहाँ पे 3 रीजन होते हैं, ये हमारा कट ऑफ रीजन है, ये हमारा सेचुरेशन रीजन है, और ये हमारा क्या होता है, एक्टिव रीजन होता है। जो हमारा एक्टिव रीजन होता है वहाँ पे ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर बिहेव करता है, सेचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर एज ए ऑन स्विच बिहेव करता है, कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर एज ए ऑफ स्विच बिहेव करता है। मतलब इसका मतलब है कि ट्रांजिस्टर को हम एज ए स्विच भी काम में ले सकते हैं। तो जैसे जैसे हम आई बी का मान जैसे ही हमारा 0 था, तो उस टाइम आई बी का मान ही 0 है, इसका मतलब आई का मान भी 0 और हमारा आई सी का मान भी 0 है। इसका मतलब ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ है, ट्रांजिस्टर ऑन नहीं है, ऑफ है, इसका मतलब वो ऑफ स्विच की तरह हमारा बिहेव कर रहा है। सेचुरेशन रीजन में क्या होता है कि जो हमारा वी सी है उसको भी हम क्या करते हैं, नेगेटिव करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इस टाइम हमारे जेई और जो जेसी जंक्शन दोनों होते हैं, वो दोनों ही जंक्शन हमारे फॉरवर्ड बायस में होते हैं, तब हमारा सेचुरेशन रीजन होता है। लेकिन हम एज ए एम्पलीफायर इसको बिहेव करते हैं, तब हमारा वी सी का मान क्या होता है, हमारा जेई जो जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है, जेसी जंक्शन हमारा रिवर्स बायस में होता है। उसके बाद में बात आती है कि जैसे जैसे हमारा आई बी का मान बढ़ता जाता है, आई ई का मान भी हमारा क्या होता है, बढ़ता जाता है, और ग्राफ हमारा अपवर्ड शिफ्ट होता जाता है। इसके बाद में आते हैं कि इसके जो रेजिस्टेंस है वो हम देखें। ट्रांजिस्टर के हम पैरामीटर्स देख रहे हैं। डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस, डायनेमिक का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू हमारी चेंज हो रही होती है, तब हम उस वैल्यू को देख लेते हैं। जैसे इनपुट रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वी बाई आर होता है। इनपुट रेजिस्टेंस है, इसका मतलब इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। इनपुट डायनेमिक है, इसका मतलब चेंज इन इनपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट जो करंट होता है उसका जो रेशियो होता है। जैसे कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है, इनपुट वोल्टेज में अंतर अपॉन इनपुट करंट में जो अंतर होता है उसका जो रेशियो होता है उसको हम डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस टाइम हम क्या करते हैं, जो आउटपुट जो वोल्टेज होता है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन आउटपुट जो करंट होता है उसका जो रेशियो होता है उसको हम आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस टाइम हमारा जो इनपुट जो करंट होता है वो हम कांस्टेंट रखते हैं। इसके बाद में आता है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। एम्पलीफिकेशन का मतलब, करंट एम्पलीफिकेशन का मतलब है, या फिर हम यहाँ पे गेन देखें कि गेन कितना है इस टाइम यदि हमारा ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर बिहेव कर रहे हैं। गेन का मतलब होता है कोई भी आउटपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अपॉन इनपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। यहाँ पे हम करंट को देख रहे हैं, करंट गेन को देख रहे हैं, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर को देख रहे हैं। तो करंट जो गेन देखेंगे तो हमारा आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के आगे करंट आ गए, तो आउटपुट करंट अपॉन जो इनपुट करंट होता है, या फिर हम देख लें यहाँ पे चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन जो इनपुट करंट होता है उसका जो रेशियो होता है वो होता है हमारा करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, जिसको हमने शो किया है गामा से। ये हमारा किसके अंदर है, कॉमन कलेक्टर के अंदर। इस तरीके से आज का हमारा ये कॉमन कलेक्टर